हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, हाशिएकरण की समझ। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लेंगे उनको अंडरलाइन किया जाएगा, आपको चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। चलिए चलते हैं प्यारे साथियों अपने टॉपिक पर। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है? हाशिए पर होने का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है, आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उस पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके सगे संबंधी साथी आपको अपने बीच का यकीन नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है और वो औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती कि वे एक अलग भाषा बोलते हों। भाई अलगाव कैसे होगा? या तो उनकी भाषा अलग होगी, उनके रीति रिवाज जो है अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से, शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं। कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर जाना जाता है। आइए उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब आपको ये जो दिया गया है ये आपको पढ़ना है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखते हैं क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। चलिए, ये सारी कहानियाँ हैं जो आपको समझाई गई हैं बुक में। इन कहानियों को आप समझ करके अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा अपने टॉपिक पर। आदिवासी कौन लोग हैं, आइए इनके बारे में जाते हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट, कितने ज़्यादा आदिवासियों के समूह हैं, तो 500 से ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह आपको देखने को मिलेंगे। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग आपको दिखाई देते हैं। आदिवासियों के बारे में जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदिवासी जो है वो किसकी उपासना करेंगे? अपने पूर्वजों की, अपने गांव की, अपने प्रकृति की। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की भी आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर जो है निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्व धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, ठीक है, और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग, संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बंगला जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियां, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों, फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों की बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगा है। आदिवासी और विकास, आइए इस टॉपिक को समझते हैं। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पादन जैसे मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, वे सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक जो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था। इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्यवन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर अपना आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर काम करते रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन की नीतियों, राज्य व निजी उद्योग के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक उसकी सीधी पहुंच भी है। आगे बात करते हैं
आपको एक फ़ोटो दिखाई गई है। ये फ़ोटो की चर्चा है। यह फ़ोटो उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक यंत्र लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगा। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। आगे की बात हम आपसे करते हैं। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बंधी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, लगभग 40,564 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाई के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशक के तौर पर, 425 प्रजातियां रेजिन और डाई के तौर पर, 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 या 3,500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान संपदा भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के लिए अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो गए हैं। अपने परंपरागत निवास स्थान के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योग, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन पर नौकरियां करनी पड़ रही हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 45%, शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर कर रहा है। इसी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता बहुत कम होती है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और कुछ भी, जो हमेशा के लिए मतलब सब कुछ उनका जो है वो नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज सब कुछ गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन हमसे छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे, इसकी चर्चा जो है उन्होंने की है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधन तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हैं, बल्कि इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है।
और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता, न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा है, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संबंध में हाशिएकरण को समझते हैं। मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई 3 सारणियों को पढ़कर बताइए कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में ये आपको क्या बताते हैं। अब आप लोग इन सारणी का अध्ययन कर लीजिए और करके जो है आप लोग इसका निष्कर्ष निकाल लीजिए कि जो है किसके बारे में ये बात की गई है। आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इस सारणी का अब अध्ययन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा सबके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है, किसको कितनी नौकरियाँ मिली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर किसी के बारे में जानकारी रखना है तो सरकार क्या कर सकती है? एक समिति का गठन कर सकती है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चे के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशिएकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैस, टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकालने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके। इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिसे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियां, संसाधनों और सुरक्षाओं की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबरी जो है जिम्मेदार बनती है बराबर से। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष की बात करें, इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया। इन समुदायों के हाशिए पर रहे जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस करता है। हमने यह भी देखा कि हाशिएकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है।
हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशिएकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदल जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशिएकरण का सामना किस तरीके से किया। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चला है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 23% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बता देते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द आपको देखने को मिलता है ऊंच और नीच। ठीक है, व्यक्तियों या चीज़ों की एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिनमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। गेटोआइजेशन क्या है? यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें मुख्य रूप से ऐसे ही समुदाय के लोग रहते हैं। गेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों पर आधारित होती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूत कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, जिस कारण वह से समाज से कटता चला जाता है। मुख्य धारा कायदे से किसी नदी या आपसे जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली वर्चस्वशाली समूह है। विस्थापित ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन, विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार उजाड़ दिए जाते हैं। कुपोषित ऐसे व्यक्ति जिससे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कमेंट करके बताइएगा इसमें कोई समस्या होगी तो उसके लिए आपको एक नई वीडियो बना करके उस समस्या का समाधान किया जाएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।